नमस्कार दोस्तों, कोस्मो टीवी के इस क्राइम एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कत्ल की एक ऐसी वारदात जो किसी फिल्म की कहानी से बिल्कुल भी कम नहीं। इस कहानी में एक लड़का जिसे एक सेक्स वर्कर से प्यार हो जाता है, वो उन सभी 7 लोगों का कत्ल करने लगता है जो उसकी महबूबा को इस धंधे में धकेलने के लिए जिम्मेवार थे। इसके साथ ही वो उस लड़की को भी मारने का फैसला कर लेता है जिसके लिए वो 7 कत्ल करने वाला था। तो ज्यादा समय ना लेते हुए कहानी को करते हैं शुरू, लेकिन उससे पहले जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। मैसूर से करीब 45 किलोमीटर दूर मांडिया टाउन में 8 जून को बेबी लेक कनाल में पुलिस को एक राहगीर के द्वारा सूचना दी जाती है कि कनाल के पास एक महिला की लाश पड़ी हुई है। जब पुलिस इस घटना स्थल पर पहुंचती है तो लाश की हालत देखकर पुलिस के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। पुलिस को वहां टुकड़ों में एक लाश मिलती है जिसका शरीर के ऊपरी हिस्सा बिल्कुल गायब था। पुलिस लाश का बाकी हिस्सा ढूंढने की कोशिश करती है पर मिलता नहीं। इस घटना के कुछ ही घंटों बाद 25 किलोमीटर दूर एक और लाश मिलने की सूचना पुलिस को मिलती है। पुलिस को लगता है कि शायद पहली लाश का बाकी हिस्सा उस जगह पर फेंका गया हो, लेकिन पुलिस जब वहां पहुंचती है तो और ज्यादा हैरान हो जाती है। पुलिस को वहां जो लाश मिलती है बिल्कुल उसी हालत में आधी कटी हुई जिसके कमर के ऊपर का हिस्सा गायब था। लाशों की हालत देखकर पुलिस को यह समझने में देर नहीं लगती कि इन लाशों का संबंध एक ही कातिल से है। अब पुलिस के सामने यह चुनौती थी कि इन दोनों महिलाओं की पहचान कैसे करें, क्योंकि दोनों लाशों का ऊपरी हिस्सा तो गायब था जिससे पहचान हो सके। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि दोनों की उम्र तकरीबन 25 से 35 साल के बीच है। तो पुलिस ने इनकी पहचान के लिए 1000 पोस्टर छपवाए और आसपास के इलाकों में लगवा दिए। अब पुलिस को यह पता करना था कि आसपास के इलाकों और पूरे राज्य में ऐसी कितनी महिलाएं हैं जो पिछले कुछ समय से लापता हैं। इस केस को सुलझाने के लिए कर्नाटक के उस समय के आईजीपी ने 9 टीमें बनाई और इन 9 टीमों में 45 पुलिस अफसर लगवाए। अब ये 9 टीमें राज्य के सभी जिलों और गांवों में फैल गई और तहकीकात करने लगी। सबसे पहला काम था कि 25 से 35 साल की सभी लापता महिलाओं की पहचान की जाए। इन टीमों ने जो अलग अलग जिलों से जानकारी हासिल करी तो उसमें पता चला कि पूरे राज्य में 25 से 35 साल की कुल 1116 महिलाएं लापता हैं। अब पुलिस सभी महिलाओं के बारे में जानकारी हासिल करने लगी सिर्फ 2 लाशों की पहचान के लिए। धीरे धीरे 1116 की लिस्ट थी वो छोटी होती चली गई क्योंकि बहुत सारी लापता महिलाओं का डेटा मैच नहीं हुआ। जून के महीने में एक पुलिसकर्मी बेंगलोर की हद के पास एक गांव में पहुंचा। वहां एक घर से एक औरत लापता हो गई थी जो उस लाश से काफी मिलती जुलती थी। पुलिस उसकी चीजें और फोटोज पहचान के लिए ले लेती है। सभी चीजें मैच होने के बाद पुलिस को यकीन हो जाता है कि लाश उसी महिला की है। फिर पुलिस उस महिला की कॉल डिटेल निकालती है तो पता चलता है कि उस महिला की लाश लोकेशन उसी मांडिया इलाके में थी जिस इलाके में पुलिस को एक लाश मिली थी। महिला की कॉल डिटेल से कुछ नंबर निकलकर सामने आए। जब पुलिस ने नंबरों को शॉर्टलिस्ट किया तो एक नंबर सामने आया जो था टी सिद्धलिंगप्पा का, जो बेंगलोर का रहने वाला था और वहीं पर एक फैक्ट्री में काम करता था। जब पुलिस ने सिद्धलिंगप्पा से बात की तो पुलिस को उस पर शक हुआ और पुलिस ने उसके फोन की लोकेशन निकाली तो कत्ल के समय लिंगप्पा की लोकेशन उसी मांडिया इलाके में थी जहां पर कत्ल हुआ था। इसके बाद लिंगप्पा को पुलिस उठाती है। उठाने के बाद पुलिस उसको अपने साथ ले जाती है। पुलिस उससे पूछताछ करती है। पहले तो वह मना करता है, लेकिन जब पुलिस थोड़ी सख्ती दिखाती है तो वो अपनी पूरी कहानी खोल कर रख देता है। सिद्धलिंगप्पा ने जो कहानी सुनाई वो ये थी कि वो बेंगलुरु में रहता था, वहीं पर काम करता था। वहीं पर वो एक रेड लाइट एरिया में जाया करता था। रेड लाइट एरिया में उसकी मुलाकात एक लड़की से हुई जिसका नाम था चंद्रलेखा। धीरे धीरे चंद्रलेखा से उसकी दोस्ती बढ़ी और उससे प्यार हो गया। दोनों में प्यार काफी गहरा हो जाता है और चंद्रलेखा उसे अपने परिवार और अपनी जिंदगी के बारे में बताती है। वो बतलाती है कि
वो अपने परिवार में रहा करती थी। पैसे की तंगी के चलते उसने कोई काम करने की सोची और काम की तलाश में उसकी मुलाकात कुछ महिलाओं से हुई जो उसके गांव की ही थी। उन्होंने कहा कि चलो हम तुम्हें नौकरी दिलवाएंगे, और वो महिलाएं उसे मैसूर और कई जगहों पर लेकर गई और उसे जिस्म फरोशी के धंधे में धकेल दिया गया। चंद्रलेखा अपनी मर्जी से ये काम नहीं करना चाहती थी, लेकिन धोखे और जबरन उसे देह व्यापार के धंधे में उतार दिया गया, जहां से वो अपनी मर्जी से निकल भी नहीं सकती थी। घर वालों को मालूम नहीं था कि वो क्या करती है। उसने यही बताया था कि वो एक छोटी मोटी नौकरी करती है। अब जब ये पूरी कहानी सिद्धलिंगप्पा ने सुनी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसकी कहानी सुनकर लिंगप्पा को उससे और ज्यादा प्यार हो गया। उसने पूछा कि वो कितने लोग हैं जिन्होंने उसकी जिंदगी को नर्क बना दिया, जिन्होंने उसे इस जिस्म फरोशी के धंधे में धकेल दिया। चंद्रलेखा ने कुल 7 लोगों के नाम बताए, जिनमें से 4 महिलाएं थी और 3 पुरुष। उसने कहा कि ये वो 7 लोग हैं जिन्होंने उसे इस धंधे में उतारा और उसकी जिंदगी खराब कर दी। इसके बाद लिंगप्पा ने कहा कि अब मैं करूंगा जो करना है। लिंगप्पा ने सभी लोगों के नाम और पते ले लिए और उन सभी को मारने का फैसला कर लिया। सबसे पहले लिस्ट में जिसका नाम निकला था वो एक महिला थी, और वो भी एक सेक्स वर्कर थी जो मई के महीने में बेंगलुरु में थी और अपने काम के लिए बेंगलुरु आई हुई थी। लिंगप्पा ने उससे कांटेक्ट किया और किसी सुनसान जगह पर मिलने के लिए बुलाया और उसका गला घोट कर मार दिया। उसकी लाश के छोटे छोटे टुकड़े किए और बेंगलुरु के अलग अलग हिस्सों में फेंक आया। इसके बाद वो बेंगलोर से मांडिया आ गया। मांडिया में चंद्रलेखा और लिंगप्पा एक किराए के मकान में रहने लगे। 30 मई को उसने चंद्रलेखा की दूसरी गुनाहगार महिला को अपने घर बुलाया और उसका भी कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद उसने लाश के टुकड़े किए और मोटरसाइकिल पर चंद्रलेखा को पीछे बिठाकर मांडिया में ही नदी के पास अलग अलग जगहों पर फेंक आया। एक हफ्ते के बाद 8 जून को वो लिस्ट से तीसरी महिला का नाम निकालता है। वो उसे फोन करता है और मिलने बुलाता है। उसका भी कत्ल करने के बाद लाश के टुकड़े करता है। रात के अंधेरे में चंद्रलेखा और वो मोटरसाइकिल से पहली लाश से 25 किलोमीटर दूर दूसरी लाश को भी फेंक आते हैं। पुलिस सिर्फ 2 कत्लों की कहानी को सुलझाने की कोशिश कर रही थी, मगर लिंगप्पा ने जो कहानी सुनाई उसमें उसने तीसरे कत्ल का राज भी खोल दिया। पुलिस ने उससे पूछा कि उसे 7 कत्ल करने थे, तो उसने कहा कि नहीं, उसे 8 कत्ल करने थे। और वो 8वां नाम सुनकर पुलिस हैरान हो जाती है, क्योंकि वो 8वां नाम किसी और का नहीं बल्कि उस व्यक्ति का ही था जिसके लिए उसने पहले 7 कत्ल करने थे। जी हाँ, वो 8वां नाम खुद चंद्रलेखा का ही था, और वो ये बात चंद्रलेखा को बिल्कुल भी पता नहीं थी। जिस दिन पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया उसी दिन वो चंद्रलेखा का कत्ल करने वाला था। उसकी वजह यह थी कि 3 कत्ल करने के बाद जब पहला कत्ल किया तो वो बहुत डरा हुआ था। उसे पकड़े जाने का डर भी था, मगर इश्क का खुमार भी था। आखिर सब कुछ उसने प्यार के लिए ही किया था। उसने उन्हीं लोगों को सजा दी थी जिन लोगों ने उसकी प्रेमिका की जिंदगी को बर्बाद किया था, जिस्म फरोशी के धंधे में धकेल दिया था। दूसरे कत्ल के बाद उसका हौसला बढ़ गया क्योंकि वो पकड़ा नहीं गया था। फिर तीसरे कत्ल के बाद उसे लगा कि वो एक परफेक्ट सीरियल किलर है, पुलिस उसे कभी भी पकड़ नहीं पाएगी। अगर वो पकड़ा गया तो सिर्फ चंद्रलेखा की वजह से ही पकड़ा जाएगा, क्योंकि वो उन सभी लोगों से जुड़ी हुई थी जिनका उसने कत्ल किया था। पुलिस कभी ना कभी चंद्रलेखा के जरिए उस तक पहुंच ही जाएगी, इसलिए उसने चंद्रलेखा का नाम भी उस लिस्ट में जोड़ दिया। उसे लगा कि अगर वो चंद्रलेखा को भी मार दे तो उसके गुनाहों का किसी को पता नहीं चलेगा, इसलिए उसने चंद्रलेखा को भी मारने का फैसला कर लिया। चंद्रलेखा का नसीब देखिए कि जिस दिन चंद्रलेखा को वो मारने वाला था, पुलिस ने उसी दिन ही उसे गिरफ्तार कर लिया और चंद्रलेखा के साथ 4 और लोगों की भी जान बच गई। फिलहाल लिंगप्पा पुलिस की गिरफ्त में है और साथ ही चंद्रलेखा भी पुलिस की गिरफ्त में ही है, क्योंकि चंद्रलेखा भी लिंगप्पा के जुर्म में बराबर की शरीक थी। इस कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और क्राइम की कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।